हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो एंजॉइंग। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उस दिन मैंने पार्ट 1 वाला वीडियो अपलोड किया था, दिस इज़ पार्ट 2। आज बेसिक कंसेप्ट में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, अब फैक्टर इनकम ऐसी चीज़ है कि जो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हम लोग पे करते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मुझे कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, दैट इज़ बेसिकली देयर फैक्टर इनकम। सो हम लोग लैंड, अगर लेट से कि फैक्ट्री स्टार्ट करनी है और अगर मुझे लैंड चाहिए तो मैं उसको क्या पे करूँगा, बदले में उसको रेंट प्रोवाइड करूँगा। लेबर है तो वेजिस पे करना पड़ेगा। अगर किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है आपके बिजनेस में तो उसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर कोई बंदा एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, देन इट विल बी प्रॉफिट। तो ये जो 4 है, ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दिस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट योर फैक्टर इनकम। क्लियर? सो फैक्टर इनकम क्या है, जो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करते हैं या तो पे करते हैं इन रिटर्न फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, या तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज़ की है। सो दैट इज़ फैक्टर इनकम। नाउ देयर इज समथिंग लाइक ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ वन साइडेड कंसेप्ट है, मतलब इसके बदले में कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी या तो सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है। फैक्टर इनकम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फैक्टर इनकम में देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ये वन साइडेड कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम में क्या है, देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन रिटर्न। ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम में क्या हो रहा है, सॉरी ये थोड़ा ट्विस्ट हो गया। ट्रांसफ़र इनकम में क्या होता है कि जो हमें इनकम मिल रही है उसके बदले में हम लोग कोई उसको प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और फैक्टर इनकम में ऑब्वियसली देयर इज़ प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके। ओके, सो देयर इज प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व। क्लियर? और फैक्टर इनकम के एग्जांपल में क्या लिखोगे, रेंट, वेजेस। क्लियर? ट्रांसफ़र इनकम में ऐसी इनकम है, बेस्ट एग्जांपल है आपका पॉकेट मनी। आपका पॉकेट मनी, हमें जो भी पॉकेट मनी मिलता है, ठीक है, आपको उसके बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस होती है नहीं, सिर्फ परेशानी ही करते हैं, राइट? सो बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम, क्योंकि उसके बदले में आपको कोई गारंटी नहीं है, आपको कोई सर्विस या तो कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करना नहीं है। लेकिन फैक्टर इनकम में ऐसा नहीं होता है। अब नेशनल इनकम की जब हम लोग बात करते हैं या तो डोमेस्टिक इनकम की, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट जीडीपी बेसिकली, तो जीडीपी में मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। या तो ऑब्वियसली तो जब इनकम भी मैं इंक्लूड करूँगा जीडीपी में, तो कौन सी इनकम इंक्लूड करूँगा, फैक्टर इनकम, राइट, विच इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम या तो जीडीपी के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करूँगा, बिकॉज ट्रांसफ़र इनकम डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज़ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि फाइनल गुड्स मतलब कि क्या होगा, कि दैट इज़ मेंट फॉर कंजम्पशन। ठीक है, जो अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए यूज़ होने वाला है और उसके ऊपर मैं कोई प्रोडक्शन या तो कोई इनपुट ऐड नहीं करने वाला, ना कि उस पर कोई मैं प्रोसेस करने वाला हूँ।
सो दैट इज़ फाइनल गुड्स, वो एकदम फाइनल फॉर्म में है, बस उसको लेकर आना है और यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड के केस में जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि एसी ला के फिर हम लोग असेंबल करते हैं घर पे, नहीं, वी स्टार्ट यूजिंग इट। वैसे ही फ्रिज, टीवी, कार, बाइक, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। सो दीज आर ऑल फाइनल गुड्स। देन मिल्क, ठीक है, मिल्क जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, हाउस होल्ड्स जो कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, क्योंकि उसके मिल्क लाने के बाद तो हम लोग कोई प्रोसेस करने नहीं वाले। क्लियर? सो फॉर हाउस होल्ड इट इज़ meant for consumption, ठीक है। फाइनल गुड्स ऐसी चीज़ है विच इज़ meant for your consumption, फाइनल कंजम्पशन। सो अगर हाउस होल्ड्स है तो क्या आएगा, टीवी है, एसी है, मिल्क है, राइट। अगर फर्म्स की बात करें या तो प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उनके लिए फाइनल गुड्स क्या हो सकते हैं, मशीनरी, ठीक है, मशीनरी है, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, राइट, ये सारी चीज़ें उनके लिए क्या हो जाएगी, फर्म्स के लिए फाइनल गुड्स। बिकॉज मशीनरी लाने के बाद प्रोड्यूसर्स क्या करता है, उसको यूज़ करना डायरेक्टली स्टार्ट कर देता है। सो दैट इज़ फॉर कंजम्पशन पर्पस। क्लियर? उसके ऊपर उसे कोई प्रोसेस वगैरह नहीं करना है। सेम इज़ विद इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट मेंट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स लाने का मेरा इंटेंशन क्या होता है या तो मोटिव क्या है कि मुझे उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करना है। ओके, मैं कोई रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ, लेट्स से कॉटन, उसको प्रोसेस करके उसको फिनिश क्लोथ में कन्वर्ट करता हूँ। सो क्लोथ फॉर अ प्रोड्यूसर विल बी एन इंटरमीडिएट गुड्स। सेम एग्जाम्पल मिल्क वाला, ठीक है। अगर मिल्क इज यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप ओनर, ठीक है, मिल्क क्या है, एक हलवाई यूज़ कर रहा है मिल्क, ठीक है, तो उसके लिए मिल्क क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, और वही मिल्क कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। क्लियर? क्योंकि जो स्वीट शॉप ओनर है उसे तो उस पर प्रोसेस करना है और उसको स्वीट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये डेफिनेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड सिर्फ फाइनल गुड्स। हम लोग इंक्लूड क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स इन कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, कोई भी हो। इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग इंक्लूड नहीं करते बिकॉज इट इज़ नॉट मेंट फॉर कंजम्पशन। इसके ऊपर तो अभी प्रोसेसिंग होने वाला है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक किया है, इट शोज़ कि एक कंडीशन है दैट इफ़ इंटरमीडिएट गुड्स, राइट, आर विथ यू इन योर स्टॉक, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स का आपके पास स्टॉक पड़ा है, राइट, एंड 1 ईयर पासिस, ठीक है, 1 साल पुराना है, 1 साल ख़त्म हो गया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। देन इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स आपके 1 साल में कंज्यूम हो जाने चाहिए। अगर वो 1 साल के बाद भी आपके पास रहते हैं, उसका स्टॉक रहता है, देन दे विल गेट कन्वर्टेड एज फाइनल गुड्स और इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, राइट। सो इफ stock is not used within 1 year, right, it will be treated as फाइनल गुड्स, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा हो गया, राइट, या तो 1 साल ख़त्म होने को आया लेकिन अभी भी आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स का स्टॉक है, जैसे कि मैंने बोला कि कॉटन, ओके, तो कॉटन में से मैंने क्या किया, फिनिश क्लोथ प्रोड्यूस किया होगा, लेकिन 1 साल ख़त्म होने का आया, अभी भी कॉटन मेरे पास बचा हुआ है, तो वो कॉटन क्या हो जाएगा, देन इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। देन इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम में रिवीजन के वक्त आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। जब आपको पूरा टाइम शायद ना हो डिटेल में चैप्टर पढ़ने के लिए, तो ये सारे नोट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स।
अब ये जो कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स है दैट इज़ बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ फाइनल गुड्स, जो हमने अभी पढ़ा, राइट। हमने क्या पढ़ा, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। अगर आप लोग फाइनल गुड्स को और बाइफरकेट करेंगे तो फाइनल गुड्स का हो जाएगा कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ओके। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जैसे कि मैंने बोला ये दोनों कैटेगरीज फाइनल गुड्स की है, ओके। सो फाइनल गुड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स मतलब क्या, गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ठीक है। मतलब कि ये हम लोग डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं आसानी से, जैसे कि टीवी हो गया, फर्नीचर हो गया, ओके। अब इसका क्लासिफिकेशन है, कंजम्पशन गुड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब कि ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि जो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन हो सकता है, ओके। एग्जाम्पल इज अगेन टीवी, फर्नीचर, कार, बाइक, राइट। ये सारे क्या है, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। दूसरा है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल मतलब कि जिसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, राइट, या तो जो उसका ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ा कम रहता है, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल आर फॉर शॉर्टर पीरियड, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, देन यू कैन से टू सम एक्सटेंट फर्नीचर, राइट। देन यू हैव नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि जो आपको सिंगल शॉट में कंज्यूम कर ही लेना है, जो आप लोग फ्यूचर में कंज्यूम नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मिल्क, बटर, राइट। ये सारी चीज़ें क्या है कि जो आपको विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज और विद इन फ्यू आवर्स ये आपको कंज्यूम करना ही पड़ता है। मिल्क जैसे कि, ठीक है, बटर तो चलो फिर भी आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन मिल्क जो चीज़ है दैट इज़ बेसिकली नॉन ड्यूरेबल बिकॉज ऑब्वियसली वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव सर्विसेज। सर्विसेज तो बहुत सारी सर्विसेज है जो हम आज के दिन में अवेल करते हैं, राइट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज, सो दीज आर नोन एज कंजम्पशन गुड्स। देन यू हैव कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये मुझे मदद करता है दूसरे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने में, इसे हम लोग बताते हैं कैपिटल गुड्स। देन दे हैव डिराइव्ड डिमांड। यहाँ पे मैंने लिखा है इट हैज़ डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब कि ऑब्वियसली कंज्यूमर जाता है किसी भी स्टोर में एंड दे विल हैव अ डायरेक्ट डिमांड फॉर एनी ऑफ दिस क्लासिफाइड गुड्स। डिराइव्ड डिमांड मतलब कि वो किसी और डिमांड पे डिपेंडेंट है, ठीक है, या तो वो किसी और डिमांड से डिराइव होकर आती है। बिकॉज कैपिटल गुड्स मतलब क्या, गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो मान लो कि अगर आपको एसी चाहिए तो एसी मैन्युफैक्चर होगा, तो एसी बनाने की मशीन की डिमांड होगी, दैट इज़ बेसिकली डिराइव्ड डिमांड। क्लियर कि अगर एसी की डिमांड है तो एसी मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन होगी उसकी डिमांड होगी विच विल फॉल अंडर कैपिटल गुड्स। दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट कैपिटल गुड्स हैव अ डिराइव्ड डिमांड। वो किसी और चीज़ की डिमांड से डिराइव होकर आती है, इट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। अगर एसी की डिमांड ही नहीं है, मान लो लेट से कि कोई ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे सिर्फ 10 to 12 मंथ्स या तो लेट से 10-11 मंथ्स बर्फ़ ही होती है, ठीक है, तो वहाँ पे एसी की डिमांड ही नहीं होगी, तो वहाँ पे एसी मैन्युफैक्चरिंग की मशीन भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे वो कैपिटल गुड्स की कभी डिमांड होने ही नहीं वाले। क्लियर। सो दैट इज़ बेसिकली डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड। इट हेल्प्स इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या है कि आपकी कंट्री का जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाने में मदद करता है, राइट। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतने ज़्यादा कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, ओके। आई होप गाइज यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब मैं इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ देन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और नेट इन्वेस्टमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है कि जो मेरा टोटल एडिशन है इन द इकोनॉमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुए, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हुए, ठीक है, देन जितना भी लैंड डेवलपमेंट आप लोगों ने किया, दैट इज़ ऑल कंसिडर्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर। So this is basically addition to your
कैपिटल स्टॉक, एडिशन टू योर कैपिटल स्टॉक, ठीक है। अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट, बिल्डिंग, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, राइट, दैट इज ऑल बेसिकली पार्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ये तो ग्रॉस वैल्यू है। ग्रॉस मतलब कि फुल वैल्यू और कंप्लीट वैल्यू। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जब मैं उसमें से डेप्रिसिएशन क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि लेट से कि मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो बिल्डिंग की वैल्यू जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है इस साल वो एवरी ईयर सेम रहेगी, ओके। उसका वैल्यू क्या होता जाएगा विथ पैसेज ऑफ टाइम या तो विथ यूसेज डिक्रीज होता जाएगा, एंड दैट रिडक्शन इन वैल्यू इज नोन एज डेप्रिसिएशन। क्लियर? ये डेप्रिसिएशन मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा डेप्रिसिएशन क्या है, क्योंकि वो तो अकाउंट्स में आता है, लेकिन दोज हु आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, राइट, उनको नहीं पता होगा डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली फॉल इन वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। अब एसेट इन द सेंस जो भी बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट्स है, राइट, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज एसेट। तो एसेट की वैल्यू में एवरी ईयर कुछ ना कुछ रिडक्शन होता है बिकॉज ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और ड्यू टू ओवर यूज, ठीक है। सो दैट रिडक्शन इज नोन एज डेप्रिसिएशन। सो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? इट इज बेसिकली योर ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, या तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट हमें एक्चुअल वैल्यू दिखाता है इकोनॉमी में, क्लियर, कि कितना नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन भी हमने क्या किया है, माइनस किया हुआ है, ओके। सो ये आपको नेशनल इनकम का जब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तब ये सारी चीज़ काम आएगी। तो आपको इसका डेरिवेशन याद रखना है कि अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, ओके। सॉरी, ये वापस ट्विस्ट हो गया। सो जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू फाइंड करना है एग्जांपल में, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको नेट वैल्यू दिया होगा तो नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन करना है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको नेट वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो यही दो तरीके हैं, या तो आपको ग्रॉस वैल्यू दिया होगा तो नेट वैल्यू फाइंड करना है, नेट वैल्यू दिया होगा तो ग्रॉस वैल्यू फाइंड करना है। दिस इज हाउ इट विल बी यूज, राइट। जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा होगा या तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक बोला है, और अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। वैसे ही एनडीपी दिया है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि जीडीपी फाइंड करना है। तो नेट वैल्यू में मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूंगा, सिंपल। देन नेक्स्ट कंसेप्ट की जो आपको एग्जाम्पल में काम आने वाला है, दैट इज रिलेटेड टू फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। आई नो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज आज हमें ये बेसिक कंसेप्ट वाला ख़त्म करना है चैप्टर, ओके। सो फैक्टर कॉस्ट इज बेसिकली योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जो मैंने लेट्स से कि लैंड लिया था तो मैंने उसको रेंट पे किया है, आई वॉज यूजिंग द लेबर तो मैंने वेजेस पे किया है, सो दैट इज बेसिकली योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या है, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। लेट्स से योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 500 रुपीज़, ओके। देन वी हैव समथिंग नोन एज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब कि भैया लेट्स से ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ओके। फॉर एग्जांपल यू आर मैन्युफैक्चरिंग पेन, ओके। एक पेन की कीमत 500 रुपीज़ है, ओके। नाउ योर मार्केट प्राइस विल नॉट बी इक्वल टू 500, वो तो ऑब्वियसली 500 रुपीज़ से ज़्यादा ही होगा क्योंकि उस पर अभी तो टैक्स भी लगने वाला है, ओके। सो मार्केट प्राइस इंक्लूड्स टू थिंग्स, नंबर 1 इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और दूसरा एक वर्ड होता है सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो कंजम्पशन बेस्ड होता है, मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ कंज्यूम करूँगा तो ही मुझे वो टैक्स पे करना है, दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल जीएसटी, जैसे कि इंडिया में अब जीएसटी है, बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्स, पहले सर्विस टैक्स था, वैट होता था, वो सारे टैक्स अब जीएसटी में मर्ज हो गए, राइट, दे गॉट सब्स्यूम।
सो नाउ इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स अभी कौन सा है, जीएसटी है। ओके, वैसे कस्टम्स भी है लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जीएसटी पे फोकस करते हैं। सो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी से क्या होगा, मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या तो जो मेरा फैक्टर कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। सोचिए, टैक्स लगने की वजह से मेरा जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो लेट से इसके ऊपर 10% गवर्नमेंट ने जीएसटी डाल दिया। ओके, सो 10% हो जाएगा इसका 50। क्लियर। सो नाउ द प्राइस इज 550। नाउ द प्राइस इज 550। लेकिन फिर बहुत ही ऑपोजिशन हुआ, सबने बोला सो इतनी महंगी पेन है 500 रुपीज़, उसके ऊपर 10% जीएसटी, 550 रुपीज़ की पेन कैसे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हुई। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है भाई शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब्सिडी प्रोवाइड करूँगा। ओह, तो सारे कस्टमर्स खुश हो गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब्सिडी से क्या हो जाएगा, आपका जो ये कॉस्ट है या तो कम हो जाएगा या तो आपका जो मार्केट प्राइस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम आपको 10 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। कितनी, 10 रुपये की। तो 550 में से मुझे क्या करना है, 10 रुपये माइनस कर देने, या तो और अच्छे से 500 रुपीज़ आपका फैक्टर कॉस्ट था, उसके ऊपर 10% जीएसटी लग गया। ओके, 50 और माइनस 10 रुपीज़ सब्सिडी प्रोवाइड किया। सो नाउ योर फाइनल मार्केट प्राइस इज 540 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशन में काम आएगा, बिकॉज वी समटाइम्स मेजर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और वी इवन मेजर इट एट मार्केट प्राइस। सो अगर फैक्टर कॉस्ट पे बोला है देन इट इज़ फाइन। ओके, अगर मार्केट प्राइस पे बोला है तो आपकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो मैं और अच्छे से आपको बताता हूँ। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि क्या हो जाएगा, सी अगर मार्केट प्राइस ढूंढना है और अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है एग्जांपल में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी करना है। फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, एनआईटी मीन्स आईटी, आईटी इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडीज। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मार्केट प्राइस। ओके, तो अगर जीडीपी एमपी ढूंढना है, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखा होगा जीडीपी एमपी। ओके, सो इट इज प्रोनाउंस एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब कि मार्केट प्राइस पे ढूंढना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टर कॉस्ट दिया होगा, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस कर दो। एनआईटी को अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो हमारे केस में क्या था, फैक्टर कॉस्ट 500 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो रहा था 50 और सब्सिडी कितना मिल रहा था 10। सो माई मार्केट प्राइस कम्स टू 540। इस हिसाब से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मान लो कि आईटी नहीं दिया है तो इसको ज़ीरो ले लो। ठीक है, क्या करना है, ज़ीरो लेना है। इस केस में हमेशा याद रखना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और माइनस में चला जाएगा। सो इट विल बी 490। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट पहले सॉल्व कर देना। काफ़ी बार सब्सिडी नहीं दिया होगा तो सब्सिडी को ज़ीरो ले लो। ओके, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना था 50 था, मान लो ये ज़ीरो हो गया तो आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा 550। क्लियर। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर के जो हम लोग कैलकुलेशंस करने वाले हैं, आपके एग्जांपल्स, उसमें ये बहुत काम आने वाला है कंसेप्ट। ओके, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। अब उल्टा भी कर सकते हैं, काफ़ी बार आपको दिया होगा जीडीपी एमपी, लेकिन आपको ढूंढना है जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ढूंढना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। राइट, चलिए ये मैं आपको समझा देता हूँ। अब मुझे क्या ढूंढना है, फैक्टर कॉस्ट ढूंढना है और मेरे पास मार्केट प्राइस है। सो फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। क्लियर, सिंपल।
राइट, NIT उस तरफ चला जाएगा, सो इट विल बी फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। अगेन NIT को आपको क्या करना है, IT माइनस सब्सिडीज। सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? चलिए, हमारा लास्ट कंसेप्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज ऑल्सो नोन एज, जिसे हमें प्यार से क्या बुलाते हैं, NFI। ठीक है, सो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। लेकिन क्या है, नेट है। मैंने बोला था कि जब भी वर्ड नेट यूज़ हुआ हो मतलब कि कुछ ना कुछ तो माइनस किया ही है, ये याद रखना है। ओके, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज फैक्टर इनकम received, फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। ये आपको एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा कि भाई हमने, सॉरी वंस अगेन, कि हमने फैक्टर इनकम इतना रिसीव किया है, लेट से हमने फैक्टर इनकम रिसीव किया 1000 और मैंने बदले में फैक्टर इनकम पे किया है सामने 200। So your NFIA net factor income from abroad will be 800 रुपीज़ के, जो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशन में काम आने वाला है एंड विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर? अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ और कि भैया इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड, फैक्टर इनकम पेड। सी फैक्टर इनकम रिसीव्ड, अब फैक्टर इनकम क्या होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो हमने अभी डिस्कस किया था। ये फैक्टर इनकम किसको मिला है, नॉर्मल रेसिडेंट को मिला है। किसको मिला होगा, नॉर्मल रेसिडेंट। कहाँ का, इंडिया का। लेकिन कहाँ से मिली होगी, फॉरेन कंट्री से या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि कहीं से भी मिली हो। इस एग्जांपल में हम लोग बोलते हैं कि भैया US से मिला है उसको। ठीक है, उसको US में एक प्रॉपर्टी है जहाँ से उसको रेंट मिल रहा है, राइट। उसको क्या मिल रहा है, रेंट। उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, US में। सो दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम रिसीव्ड, मतलब कि जो भी नॉर्मल रेसिडेंट है हमारे कंट्री का, ठीक है, जो भी कंट्री का आप लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडिया का करते हैं, तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है लेकिन उसको इनकम कहाँ से मिल रही है, फॉरेन कंट्री से मिल रही है, कोई भी फॉरेन कंट्री हो, राइट। एंड इट शुड बी अ फैक्टर इनकम, मतलब कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कुछ भी। क्लियर? अब फैक्टर इनकम पेड क्या होगा, फैक्टर इनकम पेड नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ एनी अदर कंट्री, ऑफ एनी अदर कंट्री, जिसको हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो अब ये जो है बंदा वो जैपनीस है, वो जैपनीस है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया में है, और उसको रेंट मिल रहा है और उसको हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। ये हो जाएगा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। सो इससे आपको मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के वक्त काम आने वाला है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फैक्टर इनकम रिसीव्ड, फैक्टर इनकम पेड, दोनों केस में क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट है, लेकिन ये बंदा जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो हमारी कंट्री का है, ठीक है, और उसको किसी और कंट्री से इनकम मिल रही है, उसको किसी और कंट्री से फैक्टर इनकम मिल रही है। फैक्टर इनकम पेड वो नॉर्मल रेसिडेंट है, हमारी कंट्री का नहीं है, किसी और कंट्री का है। इन केस जैपनीज, US, ठीक है, कोई भी कंट्री का हो, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन चलेगा, राइट, किसी और कंट्री का होना चाहिए, अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर, और हम लोग उसको कोई इनकम पे कर रहे हैं, मतलब कि उसको इंडिया से कोई इनकम मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, क्योंकि हमने उसको पे किया है, वो बाहर जाएगा पैसा, ये पैसा अंदर आ रहा है। क्लियर? दोनों को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा NFIA। क्लियर गाइस? ये सारे बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म होता है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सारे फ्रेंड्स को बोलिए कि भाई कॉमर्स का ज्ञान सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।